जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम विंस्टन चर्चिल हु इज़ द फेमस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड स्पेशली द रोल ऑफ विंस्टन चर्चिल इज़ वेरी फेमस थ्रू आउट ब्रिटिश हिस्ट्री ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। विंस्टन चर्चिल emerged as a great statesman. He was previously a man of a literary giant. लेकिन इस लेक्चर का बेसिक मकसद ये होगा कि हम विंस्टन चर्चिल की वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो पॉलिसीज़ मेजर थी उनका एक तरह से मवाजना करेंगे और देखेंगे कि किस तरह उन पॉलिसीज़ ने ब्रिटेन की विक्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूट किया। हम विंस्टन चर्चिल के लिटरेरी व्यूज़ देखेंगे, उनकी चंद किताबों का तज़करा करके और उनका एनालिसिस करके। और लास्टली हम विंस्टन चर्चिल के रेस पे, कॉलोनाइजेशन पे जो व्यूज़ हैं उनका भी एक तरह से मवाजना करेंगे करंट 21st सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम एज अ क्रिटिसिज्म भी विंस्टन चर्चिल की वो साइड भी देख सकें। तो पास्ट पेपर के अंदर विंस्टन चर्चिल पे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं कि वुड यू एग्री विद द असेसमेंट दैट विंस्टन चर्चिल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स। अब ये बताने के लिए दैट ही वाज द ग्रेट और ही वाज नॉट द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स, आपको प्रीवियसली जो कुछ फेमस प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका भी पता होना चाहिए, सच एज ग्लैडस्टोन, डिसराइली, सच एज रॉबर्ट पील। मतलब दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स इन ब्रिटिश हिस्ट्री और जिनको हम विंस्टन चर्चिल से एक तरह से कंपैरिजन जिनका किया जा सकता है। और इवन मार्गरेट थैचर इसके बाद जो हम जाके पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें उन प्राइम मिनिस्टर से कंपैरिजन करना है, लेकिन ये कंपैरिजन इसी फॉर्म में हो सकता है कि अगर आप वो सर्कमस्टांसेस जिनमें बाकी दूसरे प्राइम मिनिस्टर्स ने सर्व किया या फिर जिसमें विंस्टन चर्चिल ने सर्व किया, आप उन सर्कमस्टांसेस को एक तरह से ऐसे तरीके से एनालाइज कर सकें कि सर्कमस्टांसेस यूनिफॉर्म नहीं थी। किसी को बहुत अच्छी कंडीशन मिली थी, किसी ने बिल्कुल ही एक बिल्कुल रैवेजेस से जो है ब्रिटिश एम्पायर को जो है वो जाके बिल्ड किया था। तो जब इन लोकल कंडीशंस को कॉन्टेक्चुअलाइज करेंगे तभी हम एक तरह से बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से प्राइम मिनिस्टर ने बेहतर तरीके से सर्व किया और कौन से ने नहीं कर पाया। और लास्टली एक ये क्वेश्चन है कि विंस्टन चर्चिल एज अ स्टेट्समैन एंड वॉरियर, मोस्टली इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड वॉर टू के अंदर है वो देखी जाएंगी। एंड अ मैन ऑफ लेटर्स में इनकी जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो देखी जाएंगी। अच्छा, विंस्टन चर्चिल की जब भी बात होती है तो हम लिटरेचर की तरफ ज़्यादा जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको देखते हैं या फिर वर्ल्ड वॉर टू के अंदर जो ज़्यादा इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, क्योंकि उस एरा के दौरान ब्रिटेन के अंदर कोई डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिफॉर्म ऐसा कोई मेजर नहीं है जो विंस्टन चर्चिल ने इनिशिएट किया हो, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर सच एज ग्लैडस्टोन, जिन्होंने 1867 का रिफॉर्म एक्ट उनके दौर में आया, 1874 का रिफॉर्म एक्ट उनके दौर में आया और उनके दौर में मेजर डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स ब्रिटेन के पॉलिटिकल स्फीयर के अंदर हुए। लेकिन यहाँ पे हमें जो ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इंटरनेशनल फ्रंट्स पे ज़रा ज़्यादा नज़र आती है। चर्चिल became the prime minister on 10th May 1940। वर्ल्ड वॉर उसके बाद चल रही थी और उसके बाद चर्चिल का जो कमेंट था विच इज़ वेरी enlightening in my opinion, that I felt that all my past life had been but a preparation for this hour and for this trial. What was that trial? That trial was to navigate the course of Britain in the Second World War. He served two stints as prime minister, firstly during the Second World War and uh, after द लेबर डिफीट इन द 1951 इलेक्शंस। लास्ट लेक्चर में जब हमने लेबर रिफॉर्म्स और कॉजेज ऑफ डिफीट पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि विंस्टन चर्चिल किस तरह से 1951 से 55 तक भी प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन सर्व किया। 40 से 45 तक उन्होंने एक कोलिशन गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन की, जिसे हम एक नेशनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, उसके अंदर जो है ब्रिटेन का कोर्स नेविगेट किया था। और 51 टू 55 दैट वाज अ कंजर्वेटिव लेड गवर्नमेंट, कंजर्वेटिव मेजॉरिटी की आई थी। As Prime Minister, he oversaw British involvement in the Allied war against the Axis powers. Allied war effort में कौन कौन था? आपके पास इंग्लैंड था, फ्रांस था, सोवियत यूनियन था, यूएसए भी जो लेटेस्ट स्टेज पर्ल हार्बर के बाद जाके शामिल हो गया। एंड एक्सेस पावर में ऑब्वियसली देयर वाज इटली, देयर वाज जर्मनी एंड दैट देयर वाज जापान। Then now we'll directly shift that how Churchill performed during the Second World War. Firstly, that the war cabinet that Churchill organized was a national cabinet in which members from all political parties were present. The Lord Chamberlain was included as the Lord President of the Council. Labour leader Clement Attlee was
द लॉर्ड प्रीवी एंड उसके बाद लॉर्ड आर्थर ग्रीनवुड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर विदाउट अ पोर्टफोलियो। बताने का ये मकसद है कि एक नेशनल कोलेशन गवर्नमेंट थी, किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी लेड गवर्नमेंट इस नहीं थी वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, ताकि कंसेंसस डेवलप हो सके वॉर एफर्ट के अंदर जो ब्रिटेन का कोर्स परस्यू किया जा रहा है उस पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज बाद में किसी लीडर को या किसी पार्टी को या किसी फर्द वाहिद को क्रिटिसाइज ना कर सके। सेकेंडली, चर्चिल ने कोई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इनिशियली नहीं शो किया। उसने यही इसी चीज पर एडमेंट रहा कि दैट ब्रिटेन वुड फाइट दिस वॉर एंड दिस quotation also is a reflection or a manifestation of the resolve of Churchill. I would say to the house matlab House of Commons, this excerpt is taken from Churchill's speech in the House of Commons. As I said to those who have joined this government that I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. A good heading of this quotation can also be the Churchill's blood, toil, tears and sweat speech, obviously included in the quotation marks. You ask what is our policy, I will say it is to wage war by sea, land, air. देखिए different mediums of war जिनका तज़करा हो रहा था, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि ब्रिटेन जो है बिल्कुल जो है वो वेस्टर्न यूरोप के बिल्कुल एक सेपरेट है, वेस्टर्न यूरोप से, मेन कॉन्टिनेंटल यूरोप से सेपरेट है। फ्रांस के थ्रू भी जो इसे कनेक्ट करता है वो इंग्लिश चैनल करता है। सो सी ब्रिटिश नेवी का तस्करा है, लैंड और एयर जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका भी यहाँ पे तस्करा है। विद ऑल आवर माइट एंड विद ऑल द स्ट्रेंथ दैट गॉड कैन गिव अस। ऑपरेशन डायनामा ऑफ द बैटल ऑफ फ्रांस। अब बैटल ऑफ फ्रांस की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसीलिए है बिकॉज जर्मनी, बिकॉज अगर हम इसको अगले एक विजुअल भी इसका एक देखेंगे, जर्मनी आपके पास सबसे पहले इंग्लैंड आता है, उसके बाद इंग्लिश चैनल के अक्रॉस फ्रांस है, देन इज योर जर्मनी। तो जर्मनी जब इन्वेड करता हुआ आ रहा था तो नेचुरली पहली जो कंट्री आएगी वो उसे फ्रांस को कैप्चर करना पड़ेगा। अब जब उसने फ्रांस को कैप्चर कर लिया, फिर उसने इंग्लिश चैनल के अक्रॉस जाके इंग्लैंड के ऊपर जो है वो हमला करने का सोचा हुआ था। सो व्हाट जनरल वेंगार्ड कॉल्ड द बैटल ऑफ फ्रांस इज ओवर। मतलब जो बैटल ऑफ फ्रांस एक तरह से था कि जो जर्मन फोर्सेस थी अंडर हिटलर, दे ऑलरेडी हैव कैप्चर्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ फ्रांस। सो व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट अपोनेंट? इट इज नेचुरली ब्रिटेन। आई एक्सपेक्ट दैट द बैटल ऑफ ब्रिटेन इज अबाउट टू बिगिन, कि जब बैटल ऑफ फ्रांस ओवर हो गया है तो इसके बाद जो नेचुरली टेरिटरी आती है वो इंग्लैंड की आती है अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। Upon this battle depends upon the survival of our Christian civilization. This is very important because Hitler treated Western civilization or the English civilization as a very superior civilization. Churchill also wrote a book, that the history of the English-speaking people, in which he traced the descent of the Anglo-Saxon race and justified how they are superior to all the other races. Upon it depends our own British life and the long continuity of our institutions and our empire. तो मतलब ऑपरेशन डायनामो की ये सिग्निफिकेंस थी, बिकॉज इफ ब्रिटेन fails to defend her territories, then according to Churchill, it would make their civilization extinct. Churchill also concluded a lend and lease agreement between the Britain and United States. According to this agreement, इस agreement में क्या हुआ था कि ब्रिटेन ने अपनी चंद बेसिस जो हैं वो अमेरिका को दे दी थी इन द कैरेबियन, बर्म्यूडा एंड न्यू फाउंडलैंड, और इसके एक्सचेंज में ब्रिटेन ने अमेरिका से 50 अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स वर ट्रांसफर टू द ब्रिटिश रॉयल नेवी। अब वो उस नेवी के लिए क्यों इम्पोर्टेंस थी उन फ्लाई कैरियर्स की? बिकॉज आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन हैड सफर्ड अ लॉट ऑफ सेटबैक्स in regards to the ammunition, in regards to the tools or modern warfare equipments that their navy or their air force had. So that's why they concluded this agreement with अमेरिका, क्योंकि इसके रिटर्न में उन्हें कुछ फाइटर जेट्स भी मिल रहे थे जिसके थ्रू वो वॉर वेज कर सकते थे, और इन्होंने जो बेसिस थी जो अमेरिका को दी उसकी वजह से वो अपनी जो नॉर्दर्न पार्ट था, जो नॉर्दर्न अटलांटिक का जो पार्ट था, दे वर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग दैट पार्ट।
ये देखें, इसमें ये जो आपकी लाइन है, that defines the part of the territory that Hitler had captured from France. And you can see situation 21st में, operation in 16th में, मतलब this was the situation that Hitler had captured a large amount of territory, और सिर्फ इतनी territory जो है वो बची थी. And this is your English channel, और English channel के across there is Britain. So Germany was advancing at a very rapid pace. Territorial expansion Germany बहुत तेजी से कर रहा था. Operation Barbarossa. Hitler launched his invasion of the Soviet Union on 22nd June 1941. Although Churchill and Stalin were on the same side against Germany, but still Churchill had his fair share of reservations against the communist regime of the Soviet Union or the USSR. चर्चिल ने हिटलर को ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था इस इन्वेजन के बारे में, बट स्टालिन naturally paid no heed to Hitler's advice. So Churchill also alluded to this as, if Hitler invaded hell, by hell he means by Churchill meant the Soviet Union, I would at least make a favorable reference to devil. So अगर comparison करें that the Nazi ideology or the communist ideology, हिटलर को दोनों ही नहीं पसंद थी, बट इफ यू वांट टू मेक अ कंपैरिजन तो नाजीज वर एट द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसलाइक फॉर हिटलर, एंड द कम्युनिस्ट केम द सेकंड. सो ऑपरेशन बारबेरोसा वाज लॉन्च्ड बाय हिटलर अगेंस्ट द सोवियत यूनियन. लेकिन अब यहाँ पे ये बात देखने की ज़रूरत है दैट फॉर जर्मनी, सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में आता है, एंड इंग्लैंड और फ्रांस दे लाई टू द वेस्ट ऑफ जर्मनी. सो जर्मनी ने यहाँ पे थोड़ी मिस कैलकुलेशन की थी कि उसने दोनों फ्रंट्स पे जो है अपनी वॉर जो है वो एक तरह से जाके छेड़ दी. अब उनके मेजर ट्रूप्स अगर एक सरहद पर जो है वो लड़ रहे हैं, तो दिस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू इंग्लैंड एंड फ्रांस कि अगर उनका जर्मनी का एक फ्रंट वीक है तो वो उस पे जाके वो अटैक कर सकें. एंड दिस इज नेचुरली व्हाट हैपेंड. चर्चिल वॉज डिटर्मिन्ड टू बी इन्वॉल्व इन द नॉर्मेंडी इन्वेजन, और ये D-Day इसको कहते हैं, and hoped to cross the channel on D-Day itself. It prevented Hitler from sending troops from France to build up his eastern fronts against the advancing Soviets. अब ये this line is very important because this shows कि D-Day invasion के बाद हिटलर के जो ट्रूप्स फ्रांस में स्टेशन थे वो उन्हें रशियन या सोवियत इन्वेजन को रोकने के लिए आगे नहीं भेज सका, बिकॉज दे वर एंगेज्ड विद इंग्लिश एंड फ्रेंच फोर्सेस. तो एक तरह से सोवियत एडवांस हो रहा है, मतलब चर्चिल जो हिटलर ने ये गलती की कि उसने दोनों जो अपने फ्रंट्स थे उनको एक तरह से लाइव रखा, एक तरफ से इंग्लैंड एंड फ्रांस और एक तरफ से एडवांसिंग सोवियट्स. और दिस अल्टीमेटली बिकेम द मेजर कॉज ऑफ डिफीट फॉर हिटलर एज वेल. The following spring, on 8th May 1945, Allies formally accepted the unconditional surrender of Nazi Germany. हिटलर इससे पहले 30 अप्रैल को जो है वो सुसाइड कर चुका था. इसके बाद पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा हिटलर की कंट्रीब्यूशन थी. इसमें अटलांटिक चार्टर हम पढ़ चुके हैं कि यूएन की फॉर्मेशन के अंदर अटलांटिक चार्टर का बहुत ज़्यादा रोल था. तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर इट वाज आल्सो डिसाइडेड व्हाट वुड बी डन विद द टेरिटरीज दैट वर लिबरेटेड और that were in question after the Second World War. इसी तरह याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर हम देखते हैं कि जर्मनी को 4 जोन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया. जर्मनी को 4 जोन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया. बाद में जो 3 जोन्स थे जो कि एक यूएसए, एक ब्रिटेन और एक फ्रांस के अंदर आया था, देवर ऑल मिक्स्ड, और उसको वेस्ट जर्मनी का नाम दे दिया गया था. और जो एक जोन सोवियत यूनियन के पास, जो स्टालिन के पास गया था, वो आपका ईस्ट जर्मनी बच गया था. Now Churchill as a literary giant. These are the two major important books of Churchill, The World Crisis and A History of English-Speaking People. In The World Crisis, majorly Churchill has elaborated on the causes of the World War I, and it was written between 1923 and 1931. And the second book, A History of the English-Speaking People,
that Churchill basically emphasized the shared heritage, language, and values of the English speaking people, whether those are in America or those are in Europe. ठीक है जी. How explores how this commonality contributed to the development of democracy, individual rights, and rule of law in the English speaking world. मतलब Churchill makes here a characterization कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, स्पेशली द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड, वाई इट इज मोर डेवलप्ड, वाई डेमोक्रेसी जो है एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज्ड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वाई रूल ऑफ लॉ इज अ वेरी इंट्रेंस्ड कॉन्सेप्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द सुपेरियोरिटी ऑफ द इंग्लिश सिविलाइजेशन इन इट सेल्फ. तो ये थोड़े से हमें आगे भी लेके चलते हैं कि ये चर्चिल थोड़े से रेसिस्ट और प्रो कॉलोनाइजेशन व्यूज रखता था. तो यही यहाँ पे चर्चिल का क्रिटिसिज्म है. ये कोटेशन है विच शोज द pro racism and pro colonist views of Churchill, that I do not admit, for instance, that a great wrong has been done to the red Indians of America or the black people of Australia. अब ये red Indians कौन है और black people कौन है? ये natives हैं जिन्हें हम indigenous communities कहते हैं, जिन्होंने millions of years से उस territory को या फिर उस continent को आबाद रखा है. कॉलोनाइजर जब गए थे तो बेसिकली उन्होंने इन लोगों से इनकी ज़मीनें छीनी थी, इन लोगों का जेनोसाइड किया था. तो ये बेसिकली ये भी इंग्लिश सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का एक पार्ट है. I do not admit that a wrong has been done to these people by the fact that a stronger race, a higher grade race, or a more worldly wise race, to put it that way, has come and taken their place. मतलब चर्चिल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के व्यूज को यहाँ सपोर्ट कर रहा है कि अगर एक सिविलाइजेशन स्ट्रॉन्गर पोजीशन से किसी और को डोमिनेट करिए, दैट इज प्योरली जस्टिफाइड बिकॉज द स्ट्रॉन्गर सिविलाइजेशन इज द फिटेस्ट टू सर्वाइव एंड द वीकर पीपल हु आर बीइंग मैसेकर्ड, उनका क्योंकि दे आर नॉट वेरी फिट टू सर्वाइव, इसीलिए अगर उनका जेनोसाइड भी हो रहा है तो चर्चिल बेसिकली सपोर्ट्स दैट जेनोसाइड. तो ये थोड़े से काफ़ी रेसिस्ट व्यूज़, और यही रेसिस्ट व्यूज़ हमें बंगाल फेमाइन के अंदर भी नज़र आते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो बंगाल का खाना था वो उठा के जो चर्चिल साहब हैं वो जाके ब्रिटेन ले गए. प्रायोरिटाइज द स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड ओवर फीडिंग इंडियन सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943. अब क्योंकि वहाँ पे बंगाल के अंदर स्कॉर्सिटी पैदा हो गई खाने की, क्योंकि खाना सारा उठा के जो फूड या अजनास या अशिया ज़रूरिया थी वो ब्रिटेन अपने पास को स्टोर कर लिया था. तो होया क्या, दैट 3 मिलियन इंडियंस और बंगालीज डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द फेमाइन. 30 लाख लोग. This is equivalent to a genocide in history. Or Shashi Tharoor or Madhushri Mukherjee have blamed Churchill on this response. There is a very good book by Shashi Tharoor, An Era of Darkness, which is a critique on Western colonization as well. This is the critical analysis part in which जहाँ पे सबसे पहला क्रिटिसिज्म जॉन चार्मली का है, दैट चर्चिल बिलीव्ड इन रेशियल हायरार्कीज एंड यूजेनिक्स. यूजेनिक्स the concept that certain people by dint of their biology are superior to other people. मतलब basically by eugenics चर्चिल जो है उनकी स्किन कलर की वजह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सुपीरियरिटी को असर्ट कर रहा था. और बुक का नाम ये है, दैट इज बाय जॉन चार्मले, दैट चर्चिल द एंड ऑफ ग्लोरी, that white Protestant Christians were at the top above Catholics while Indians were higher than African, he adds. So चर्चिल की रेशियल हायरार्की में वाइट क्रिश्चियंस आर एट द टॉप, उसके बाद जो हैं आपके कैथोलिक्स हैं, उसी के बाद आपके इंडियंस हैं, एट लास्ट देयर आर अफ्रीकन्स. एंड लास्टली, अब ये तो हमने जितना भी पढ़ा चर्चिल की लिटरेरी फिगर्स हैं, चर्चिल पे क्रिटिसिज्म कॉलोनाइजेशन की वजह से पढ़ा, चर्चिल की वॉर पॉलिसीज, ऑपरेशन डायनामो, ऑपरेशन बारबरोसा, चर्चिल की नेशनल कोलिशन एक फॉर्म पे डेवलप करना, और ये सारी हमने चीज़ें पढ़ी हैं. बट इन तमाम तर चीज़ों में ब्रिटेन के अंदर जो वर्किंग क्लास की कंडीशंस थी वो इम्प्रूव नहीं की, जो बाद में जाके लेबर रिफॉर्म्स 1945 के बाद जो उसकी वजह से थोड़ा बहुत एक तरह से इम्प्रूव होना शुरू हुई या फिर उन पर एक बातचीत शुरू हुई. तो ब्रिटेन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पे चर्चिल की कोई हमें इतनी मेजर खिदमात नज़र नहीं आती. इसकी एक ये भी वजह यह है कि चर्चिल बिलोंग टू द एरिस्टोक्रेटिक क्लास. तो क्वेश्चंस आपने देखे हैं, काइंडली इस चीज़ को अटेम्प्ट करें और एटलीस्ट फ्लो चार्ट या इंट्रोडक्शंस जो हैं वो ज़रूर आके जाके इसमें लिखें. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली आफ्टर 2016 मल्टीपल टाइम्स रिपीट ही हो चुका है ब्रिटिश हिस्ट्री के पेपर में. तो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.